बीबी जी एक बात पूछूं? पूछो। बीबी जी वो फिल्म कब मुकम्मल हो रही है? हो जाएगी मुकम्मल, तुझे क्या जल्दी है? बीबी जी मैं भी तो आ रहा हूँ ना आमिर के साथ। आओ बेटी। क्या हुआ? होना क्या है अम्मी? क्या कहा आमिर ने? वो बेचारा क्या कहेगा। वो कहता है या तो माँ बेटी आकर मेरे पास रहो या फिर मलक को टालती रहो। वो गरीब हमें क्या रखेगा अपने पास। और मालिक साहब को कब तक टाला जा सकता? फिर मैं क्या करूं मम्मी? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। क्या हुआ बेटी? क्या बात है बेटे? नहीं, तुम फिक्र नहीं करो। तुम फिक्र नहीं करो बेटे, मैं मामले को संभाल लूंगी। बेबी। नहीं बेटे। डॉक्टर, मलिक की बेटी को क्या हुआ? इस स्टेज पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता प्रोफेसर। क्या वक्त था वो भी। वो इस कदर सेहतमंद और खूबसूरत थी, इसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। और आज जब मैंने उसे बरसों के बाद डॉक्टर देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सामने जिंदा लाश पड़ी हुई है। अब तक मुझे जो सिम्टम्स मालूम हुए हैं वो तो ये हैं कि उनके पेट में दर्द रहता है और वो वेट लूज कर रही हैं। मुझे तो डर था प्रोफेसर कबीर कि कहीं उन्हें कैंसर ही ना हो। For heaven's sake, डॉक्टर ऐसी बातें मत करें। लेकिन जब उन्हें हम लोगों ने ड्रिप दी और विटामिन्स दिए तो वो वेट गेन करना शुरू कर दिया उन्होंने। इससे अंदाजा होता है कि उन्हें शायद अल्सर्स हैं। तो क्या उनका इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा? उनका इलाज कैसे हो सकता है बताइए मुझे प्रोफेसर। उनका कोई डॉक्टर चेकअप नहीं करेगा तो उनका इलाज कैसे होगा? देखिए मैंने बड़े मलिक को और सजावल को कितनी मर्तबा कहा है कि उनका शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाना बहुत जरूरी है। और राइट ठीक है, उनका इब्तदाई चेकअप यहीं कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। खुदा के लिए उसे किसी अस्पताल में ले जाओ, उसको ठीक कर दो डॉक्टर। उसे ठीक होना है। हाँ। हेलो। आप पेशेंट को यहीं ले आए। मैं समझता हूँ कि उन्हें अल्सर है और ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, हम उन्हें ले आएंगे यहाँ पे। जितना जल्दी हो सके ले आइएगा प्लीज़। जी सर। डॉक्टर हसन, आप मुझे अपने हॉस्पिटल में काम करने का मौका क्यों नहीं देते? आप सर? अरे भाई, इतने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट जो हैं वो हफ्ते में एक दिन निकाल कर आपके हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो क्या मैं नहीं बैठ सकता? सर आप इतने बड़े सर्जन हैं, हमारा एक छोटा सा हॉस्पिटल है सर। फिर आपका अपना इतना बड़ा हॉस्पिटल है सर। आप ये जो हमने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रखे हैं ना, ये कहने को तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इनका मकसद बहुत छोटा है। और आपने जो छोटा सा हॉस्पिटल बना रखा है उसका मकसद बहुत बड़ा है। उसके सामने हम बहुत छोटे हैं।
Sir. Anyway, we feel honored, sir. Really. इजाजत देंगे सर अभी? हाँ हाँ, आप पेशेंट को बहुत जल्दी ले आइएगा प्लीज। मोना मंसूर, क्या हाल है आपका? मैं आप लोगों की शादी में नहीं आ सकी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें सब कुछ कैसा लग रहा है? एक ऐसा जीता जागता ख्वाब जिसे मैं ख्वाबों में भी नहीं देख सकता। मैं ख्वाब देखने वाली लड़की तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी ये सब कुछ ख्वाब जैसा ही लग रहा है। तुम्हें पता है मुझे खुशी किस बात की है? किस बात की? कि पापा ने मुझे इंतखाब करने का मौका दिया और मैं अपनी चॉइस के साथ जी रही हूँ। मंसूर, तुम्हें कोई रिग्रेट्स तो नहीं है? कैसी रिग्रेट्स भाई? होता है ना कि किसी नए सफर पर चलो तो कभी कभी छोड़ी हुई मंजिल आवाजें देती है। मैं वो आवाजें सुनना ही नहीं चाहता। अब सोचता हूँ मना कि ये जो मैं रिपोर्ट्स बनाता था, तुम्हें याद है एक दफा मैंने कच्ची आबादी में रहने वालों के बारे में तुम्हें एक खुतबा दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि क्या था कि वो उनको डिह्यूमनाइज किया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये जो मैं प्रोफेसर कबीर के साथ मिलकर रिफाई काम करना चाहता था, ये सब मेरी इस कमिटमेंट की वजह से नहीं था, बल्कि ये सब मेरी महरूमियों और इनसिक्योरिटी की वजह से था। पता है मंसूर, एक बात है जो मेरे दिल में कांटा बन के चुभती रहती है। कौन सी बात? पापा बहुत डिप्रेस रहते हैं। शायद उन्होंने अभी तक अपने रिपोर्टर को दामाद की हैसियत में कबूल नहीं किया, लेकिन तुम घबराओ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। डॉक्टर, सर्जन ने क्या कहा? वो कहते हैं प्रोफेसर कबीर के उनका जल्दी से ऑपरेशन करवाओ। देखो यार, अगर ऐसा कोई सीरियस मसला है तो आप मुझे सच सच बता दो। नहीं 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 प्रोफेसर, ऐसा कोई सीरियस मामला भी नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि बड़े मलिक साहब उसके ऑपरेशन के लिए मान जाएंगे? बड़े मलिक साहब तो तैयार हैं, लेकिन मलिक शाह मुराद जरा टेढ़े से आदमी है। सॉरी, मुझे याद आया एक पेशेंट को देखना है मैंने। एक्सक्यूज मी। प्लीज। थैंक यू। आप बड़े मलिक साहब से बात क्यों नहीं करते? उनसे ताल्लुकदारी भी है। ताल्लुक तो कभी का टूट गया। टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। शायद ये जो जुलाए होते हैं ना, जो कपड़ा बुनते हैं, इनका इस फ्यूडल सोसाइटी में कोई मकाम नहीं होता। लेकिन शाह अब्दुल लतीफ भिठाई साहब फरमाते हैं कि चलो तो जुलाओं के पास चलो, जिनका इश्क बड़ा नाजुक है। वो सारा दिन बैठे टूटे धागों को जोड़ते रहते हैं, उन्हें तोड़ना तो आता ही नहीं। और एक हम हैं, हम जो सारा दिन तोड़ते रहते हैं।
जोड़ना हमें आता ही नहीं। मेरा ख्याल है कि मुझे मलिक साहब से बात करनी चाहिए। हाँ, जरूर बात करें उनसे। हाँ, जरूर करनी चाहिए। सेठ साहब, वसीयतनामा तो आपने लिखवा लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसे बदल क्यों गए हैं। आप तो मोमेंट टू मोमेंट जीने वाले आदमी हैं, फिर ये आपने मौत के बारे में कैसे सोचना शुरू कर दिया? अरे वकील साहब, इस सराय से काफिले ने कुछ तो करना ही होता है। लेकिन आप तो कहते थे कि मौत को फेस करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे नजरअंदाज करो और इस तरह जियो जैसे तुम्हें कयामत तक जीना है। बस कुछ दिनों से तसव्वुफ की किताबें ज़ेरे मुताला है, तो मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे किसी ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया हो। अगर यही हाल रहा तो मुझे खदशा है कि कहीं ये आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी खानकाह में ना जा बैठे। पेट के लिए जिद्दोजहद करना भी तो जिहाद है। वकील साहब, वो तो करके देख लिया, सोचता हूँ जिंदगी का ये रुख भी देख लूं। बेटी, जी बाबा। वहां से बड़ी खांसी की गोलियां तो उठा ला। बाबा भी लाई। दवा ना दे इसे, उसका लाके इसके आगे रख दे। सौगन भी किसी से इतना बैर नहीं कमाती जितना तुझे मेरे इस वक्त से। अरे सौकन तो मुझे बीमार करती, तेरी तो ये हालत ना करती ना। किसी की बात मानता ही नहीं। चाची। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? चाचा, अब कैसी तबीयत है आपकी? देख भी रहा है और फिर भी पूछ रहे तबीयत कैसी है आपकी। जा, जरा सवाल ना कर, जाके डॉक्टर को बुला के ला। मैडम साजिदा डॉक्टर को लेकर आ रही हैं अभी। अच्छा। हाँ। अच्छा। हर एक से मेरी शिकायत। आइए डॉक्टर साहब। क्या कर गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हो गया बुजुर्गो आपको? आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब सीने में अच्छा बहुत दर्द है डॉक्टर साहब। अच्छा, सांस भी निकली जाती। हुक्का जो जमा के पीते हो बाबा, सांस कैसे आएगा? ठीक हो जाएगा सर। डॉक्टर साहब बहुत बस 2-4 सुइयां लगेंगी आपको। 2-4 सब ठीक हो जाएगा। 2-4 सुइयां। डॉक्टर आप साहब, हाथ हटाइए प्लीज। आप बाबा को चाहे 100 सुइयां लगाएं, लेकिन इन्हें हुक्का पीने से मना ना करें। गर्म पानी मिल जाएगा मुझे? अब बेटा गर्म पानी लियो। अभी लाइए। डॉक्टर साहब, जी जी। ज्यादा तकलीफ तो नहीं है? नहीं, कोई घबराहट की बात नहीं, सही है। डॉक्टर साहब बहुत हौसला कीजिए बुजुर्गो, क्या हो गया? सीने में डॉक्टर साहब। ये पानी किस लिए लाई हो बेटी? हाथ चला दिया ना। मर गया पापा, मुझे माफ कर। ठीक हो जाएगा सर, माफ कर दे मेरे अल्लाह, मुझे माफ सब कर, ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर। हिलाइए, बाजू को खींचिए। डॉक्टर भाई, आपके काम के लिए चौधरी साहब ने मुझसे कहा था, मैंने डिप्टी साहब को कह दिया है, इंशाल्लाह तुम्हारा काम हो जाएगा। शुक्रिया मलिक साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी। अब इजाजत है मलिक साहब। अब ना यारो, हुक्म सरकार। इसे गाड़ी पे इसके घर छोड़ाओ। ठीक है। थैंक यू। मलिक साहब, शेख साहब की बेटी ने उनके एक रिपोर्टर से शादी कर ली है और वो ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हाँ, शायद यही बात है कि उसने घर से निकलना ही छोड़ दिया है। यार, उसकी बेटी की शादी तो उसके नेफ्यू से होनी थी, ये रिपोर्टर से कैसे हो गई? ये तो सब किस्मत के मामले हैं मलिक साहब।
हाँ, आपकी वो सरकारी जमीन का क्या हुआ? सुना है मज़ारों में बांट दी गई है। हम मर गए हैं कि वो जमीन मज़ारों को मिलेगी? जी हाँ, आपकी मर्जी के बगैर तो वहां परिंदा पर नहीं मार सकता। यहां भी आप जैसे मेहरबान दोस्तों की वजह से परिंदा बेचारा कुछ नहीं कर सकेगा। तो फिर मैं और आप पार्टनर्स बन जाते। हम दोनों पार्टनर बन जाएं तो फिर देखना क्या होता है। ये प्रोफेसर कबीर कहाँ गए? जी हाँ, वो किसी नए प्रोजेक्ट की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए गए होंगे। उन्हें हमेशा से शौक है अपने आप को मसरूफ रखने का। जो इंसान अंदर से तन्हा हो वो अपने आप को इसी तरह मसरूफ रखता है। अंदर की तन्हाइयां तो उस बंदे के लिए होती हैं जो बेमकसद जिंदगी गुजारता। बामकसद जिंदगी गुजारने वाले कभी तन्हा नहीं होते। आप नहीं जानते डॉक्टर कि वो अंदर से किस कदर तन्हा और दुखी हैं। I realize all that. अच्छा, आप एक बात बताइए। वो उस दिन जो सावन के घर हम गए तो वहां एक लड़की थी। वो कौन थी? दिल की बात कहने के लिए जरूरी नहीं कि फजूल सवालात किए जाएं। क्या बात है? मतलब यही कि वो लड़की जिस घर में रहती है तो जाहिर सी बात है कि वो उस घर के किसी फर्द की बहन होगी या बेटी होगी। अब आप वो कौन थी ये वजह जानने के लिए कि वो मैरिड है या अनमैरिड, तो मैं ये आपको बता दूं कि वो अनमैरिड है। देखिए, मैंने तो वैसे ही एक सवाल किया था। आपने तो मेरी नाकाबंदी कर दी। बंदे को काम की बात करनी चाहिए। हाँ, अगर कुछ पार्टी वगैरह मिलने की उम्मीद हो तो फिर बात की जा सकती। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो जब हो तब बता दीजिएगा। तो फिर आप बात कर लीजिए ना। हाँ, ये हुई ना बात। अभी आपके आने से पहले चौधरी साहब का फोन आया था, मलिक साहब का फोन आया था। कैसे हैं वो? ठीक ठाक है। लीजिए प्लीज। कमाल, तुमने तो गोशनशिनी इख्तियार कर ली है। हाँ, प्लीज। अख्तर साहब, बात यह है कि अब तो बोर्डिंग कार्ड लेकर हम डिपार्चर लाउंज में आ बैठे हैं। भाई, जब डिपार्चर लाउंज में आ बैठे हैं तो जहाज पता नहीं कब रवाना हो। कोई टेक्निकल खराबी हो सकती है, मौसम खराब हो सकता है। हाँ, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन अनाउंसमेंट तक तो हमें यहीं बैठना होगा ना। भाई कमाल, हर दिल में दिलासों की एक दुकान होती है और वो इंसान की आंख बंद होते ही बंद होती है। आओ हम इस दुकान से दिलासों की चंद सिगार खरीदें और पछतावों की इजी चेयर पर बैठकर हल्के हल्के कश लगाएं। अख्तर साहब, बुढ़ापा तो नाम ही पछतावों का है। यार कमाल, एक बात है, तुम्हें पता है मैं रिटायर हो रहा हूं। तुम्हारी फर्म में कोई नौकरी मिल सकती है? अच्छा, यानी अब मजाक का ये अंदाज होगा। आप तो माशाल्लाह बहुत बड़े अफसर हैं। अरे अफसर किस बात के, अफसर की औकात ही क्या होती है। सारी जिंदगी नौकरी करता है, रिटायरमेंट पर चंद रुपए मिलते हैं जिनसे ना मकान बना सकता है ना दाल रोटी चलती है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं अख्तर साहब, लेकिन आपने तो सारी जिंदगी इनकम टैक्स में गुजारी है। यार कमाल, मैं अंदर से कुछ डरपोक वाक़या हूं और इस डर का नाम मैंने ऑनेस्टी रख लिया है। वरना मेरे तस्वरात में भी इस्लामाबाद के बड़े बड़े मार्बल हाउसेज हैं। ट्रू। देख लें, कमर्शियल इदारों में बंदे की कमर्शियल वैल्यूज होती हैं,
कमर्शियल वैल्यू तो बंदा बना ही सकता है, लेकिन तरक्की के लिए न्यूज़ वैल्यू की जरूरत होती है। तो ठीक है, अगर आप मुसर हैं, आना ही चाहते हैं, तो चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वेलकम। चले जीने का ये अंदाज भी अपना कर देख लेते हैं। सच बताओ कबीर बेटे, हमारी बेटी को कोई ऐसी वैसी बीमारी तो नहीं है? अरे नहीं खालू जान, अल्सर है उन्हें और छोटा मोटा ऑपरेशन होगा। न जाने बेटा, हमारा दिल क्यों घबरा रहा है? आप मत घबराया करें, बस आप ऐसा करें कि उनको शहर ले जाने के लिए जल्द से जल्द कोई बंदोबस्त करें। वो शहर तो उसको ले जाए, लेकिन इस शाह मुराद का क्या करें? आप भी तो बाप हैं। तुम्हें पता है बेटा कि हमारे यहाँ बेटी शादी के बाद वालिदैन के लिए मर्सी चाहती है। सजावल खान बड़ा समझदार बेटा है, उसने शाह मुराद का जिम्मा लिया है। हम अपनी बेटी को जरूर शहर लेकर जाएंगे। नूरी, तुमने जो जिंदगी के नए ख्वाब बुने हैं वो कैसे? साहिदा जी, जिंदगी के ख्वाब स्वेटर के डिजाइन तो नहीं होते जिन्हें जब चाहा उधेड़ दिया। देखो, सर्दियों की रातों में आग जलाकर उस पर हाथ सेकने में कितना मजा आता है। इसी तरह कुछ लोग अपने अंदर दुख की आग जलाकर उसे सेकते हैं, और जब वो आग बुझने लगती है तो उसे फूंके मार मार कर फिर से भड़काते हैं। ये कोई सेहतमंद रवैया नहीं। इस तरह तो सारा वजूद सुलगता रहता है और बंदा किसी काम का नहीं रहता। दुख तो वो है जो दूसरों के दुख पहचान कर आए। साहिदा जी, मंसूर मुझे बहुत प्यारा था और मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह बदल जाएगा। देखो, जो चीज जामिद और बेजान होती है वो नहीं बदलती। जिंदा चीज तो हमेशा हरकत में रहती है और हरकत तब्दीली का नाम है। तुम मंसूर को कभी भी बुरे दिल से याद ना किया करो। साहिदा जी, आपने भी जिंदगी के ख्वाब बुने हैं? बुनती रही और उधेड़ती रही। इसी उधेड़बुन में जिंदगी गुजर गई। वो ख्वाब कबीर साहब के बारे में तो नहीं थे? वो तो इतने ऊंचे हैं कि उन तक तो किसी के ख्वाब नहीं पहुंच सकते। उन्होंने भी तो किसी से प्यार किया होगा ना? शायद वो भी ला हासिल को हासिल करने के सफर में बहुत बुलंदियों तक पहुंच गए। अच्छा सुनो, वो डॉक्टर कैसा आदमी है? चंगा भला आदमी है। कभी संजीदगी से उसके मुतालिक सोचो। जिंदगी का जो लोग तन्हा सफर करते हैं उनसे पूछो कि जिंदगी की तन्हाइयां क्या होती है। खाना लगा दूं सरकार? नहीं, भूख नहीं है यूसुफ, बैठ जाओ। सरकार, आपने तो खाना पीना ही छोड़ दिया है और बाहर भी कहीं नहीं जाते।
कहाँ जाऊं बाहर, सभी चेहरे अजनबी दिखाई देते हैं यूसुफ। परवेज साहब के पास अमेरिका क्यों नहीं चले जाते सरकार? क्या मुंह लेकर जाऊं उसके पास, क्या कहूं उसे मैं? यूसुफ अब तो बस लंबे सफर की तैयारी है। ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं सरकार? मैं कमरे में जा रहा हूं अपने। कबीर साहब, हुकूमत हमारे पिंड में बेजमीन मज़ारों को जमीन दे रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हुकूमत की पॉलिसी तो यही होती है, लेकिन जमीन मज़ारों को मिलती कहाँ है? उन्हें नहीं मिलती तो फिर किसे मिलती है? उस इलाके के जमींदार को मिलती है। वो कैसे? उस इलाके का जमींदार सरकारी कारिंदों से मिलकर जाली मज़ारों के नाम पर जमीन अलाट करवा लेता है और उनसे सेल डीड लिखवा लेता है, और इस तरह खुद वो जमीनों का मालिक बन जाता है। और अब तो कबीर साहब यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। ये आप तो कहते थे कि मलिक साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, क्या वही मज़ारों की हक तलफी कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहे। ये तो छोटा मलिक शाह मुराद ऐसा कर रहा है। तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? हमें इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए प्रोफेसर। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? इसलिए कि इस तरह हम मलिक के मुफादात के साथ टकराव में आ जाते हैं। देखिए प्रोफेसर, आपने खुद ही तो कहा है कि सोशल वर्कर को कभी भी किसी के साथ टकराव में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये तो लोगों के मसले की हक तलफी का मामला है। अगर इस मसले में हम खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो ये मुजरिमाना खामोशी होगी, है ना? आप ऐसा करें मास्टर कि आप ये बेजमीन मदारे जो है इनकी एक सोसाइटी बनाएं जी, फिर उसे रजिस्टर कराएं और फिर देखते हैं कि ये जो हुकूमत के कारिंदे हैं ये किस तरह नहीं उनका हक उन तक पहुंचाते। विल सी टू इट। सूर हमें बहुत प्यारा था, लेकिन अल्लाह मियां ने हमें तुम जैसी बेटी दे दी। बेटी नहीं, बेटा कहो। ये तो हमारा बेटा है। मामा जी, मंसूर आपसे नहीं रूठा, वो अपने आप से रूठ गया है। अब जब वो मान जाएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। मंसूर हमसे रूठ गया बेटी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मंसूर इतना बदल जाएगा। जिंदगी तो उस कश्ती की मानिंद है मामा जी, जिसके चप्पू उनके हाथों में नहीं होते और कोई लहर उभरती है और किश्ती को कहां से कहां बहा कर ले जाती है। वो अगर हमारा सगा बेटा होता तो हमें इस तरह तो छोड़ कर ना चला जाता। मामी जी, सगे भी अपना साथ छोड़ देते हैं। शहर तो वो अजदेहे हैं कि जब वो इंसान को निगलते हैं तो ये नहीं देखते कि वो किसी का सगा है या सुतेला है। अब मामी जी, उस दिन जो वो डॉक्टर साहब आए थे वो कैसे लगे आपको? देख लो। वो उस डॉक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है? किस लिहाज से? वो अपनी न्यूरी के लिए। अच्छा हाँ, वो तो बड़ा भला आदमी लग रहा था। मगर वो हमारी बिरादरी का तो नहीं है। लो, हमारी बिरादरी में अगर कोई लड़का नहीं है तो क्या नूरी को हम सारी जिंदगी घर में बिठाए रखेंगे? जो हमारे इस बेटे की मर्जी है वही हमारी मर्जी है। सरकार, ये दोनों यारू के भाई। अच्छा 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 अच्छा, बैठे। सरकार, ये अपना यारू कह रहा था कि अगर इन दोनों को शहर में मुलाजमत मिल जाए तो अच्छा है,
और सरकार ये कोई खबर भी लेके आए हैं गांव से। यारो बताओ सरकार को। और सरकार ये बता रहे थे कि पीछे गांव पर कब्जा हो रहा है। कौन हमारे पिंड पर कब्जा कर सकता है यारू? सरकार वही अस्पताल वाले। अस्पताल वालों की ये जरूरत नहीं है कि हमारे पिंड पर कब्जा कर सकें। सरकार ये और जाबिर तो शुरू ही से अस्पताल वालों के खिलाफ हैं। हम मर नहीं गए हैं कि कोई हमारे पिंड पर कब्जा कर सके। यही तो रोना है सरकार कि हमारे जीते जी हमारे गांव पर कब्जा हो रहा है। कैसे कर सकता है कोई कब्जा? तुम लोग बताते क्यों नहीं? मुंशी चाचा क्या बताएं, अब तो हमारे मज़ारे भी जमींदार बन रहे हैं और हमारी जमीनों पे हल चलाने वाला कोई नहीं होगा। तू जो यहाँ मलक साहब के साथ बैठा शहर में बादशाहियां कर रहा है ना, फिर तू जमीनों पे हल चलाएगा। बात क्या है? सरकार, बेजमीन मज़ारों को जो जमीनें मिल रही हैं उनमें अपने आदमियों की हमने कागजात जमा करवाए हैं, लेकिन उधर अस्पताल वालों ने बेजमीन मज़ारों को हमारे मुकाबले की सोसाइटी बना दी है। और सरकार उनसे दरख्वास्तें भी दिलवाई हैं। और वो अपना कल पटवारी मिला था, वो कह रहा था कि मलक साहब से कहें कि कुछ करें वरना जमीन सोसाइटी वालों को मिल जाएगी। ये कैसे हो सकता है? यही तो हो रहा है सरकार। अगर मज़ारों को जमीनें मिल गई तो फिर हमारा क्या होगा सरकार? देख रहे हो मुंशी चाचा, इन शहरियों के आने से हो क्या रहा है। आज ही गांव चलते हैं सरकार और देखते हैं हमारे मज़ारे कैसे हमारी जमीनों पर कब्जा करते हैं। ठीक कहते हैं। अम्मी, आप क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ बेटी, दुनिया में लोगों के कितने अजीज, कितने रिश्तेदार होते हैं और हमारा एक दूसरे के सिवा कोई भी नहीं। एक हाँ मेरा बेचारा, वो खुद बेसहारा है। अम्मी, अभी आमिर के हालात अच्छे नहीं हैं। वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर देखना वो हमारे लिए क्या करता है। कुछ तो देखा होगा तुमने उसमें जो अपना आप दांव पे लगा दिया। हाँ अम्मी, वो बहुत अच्छा है, बहुत खूबियों वाला है, बस बेचारा गरीब है। गरीबी कोई ऐप तो नहीं है बेबी। अच्छा, तुम मेरी एक बात मानोगी? क्या अम्मी? तुम मलिक साहब के साथ पहले से भी ज्यादा मोहब्बत और प्यार से पेश आओ। मैं भी उन्हें कुछ आसरा दिए रखती हूँ। इस तरह से हमें कुछ वक्त मिल जाएगा और मुमकिन है इसी दौरान कोई रास्ता निकल आए। अम्मी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। तुम पहले मेरी बात मान लेती ना, तो नौबत यहां तक ना आती। मुझे माफ कर दे अम्मी। नहीं मेरी बेटी, ममता माफी की मोहताज नहीं होती। हाँ, तो आज क्या प्रोग्राम? मेरा ख्याल है कि अब हमें शादी के शहर से बाहर आ जाना चाहिए। अच्छा। तुम अपनी ड्यूटी पे जाओ और मैं पापा के ऑफिस जाकर उनका कर्ज चुकाना शुरू करती हूँ। ओके। यूसुफ चाचा, जी बीबी। पापा ऑफिस चले गए क्या? नहीं बीबी, वो तो आज अपने कमरे से नहीं निकले हैं। कमरे से नहीं निकले? जी। क्यों नहीं निकले? पता नहीं बीबी। क्यों? पापा अपने कमरे से? एक सेकंड। पापा? पापा? ओह नो!